डियर फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग क्रैश कोर्स चालू कर दिए हैं। आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों, आप लोग अपने रिजल्ट को लेकर काफी चिंतित हैं। चिंतित होने की कोई बात नहीं है। हम जानते हैं आपके पास अब 2 माह ही समय है, आप चिंतित तो होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, इसकी टेंशन मत लीजिए। ये क्रैश कोर्स देखिए, आप सभी को बता दें कि यह क्रैश कोर्स आप सभी को 2 माह में ही पढ़कर बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए चालू किया गया है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो बता दें दोस्तों कि ये क्रैश कोर्स उन सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं जो कभी अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ नहीं पढ़ सके हैं। उन सभी बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लाया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप लोग इस सभी सब्जेक्ट का आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो सभी क्लास सब्जेक्ट का आपको क्लास आप लोग को चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास कर सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। एक बात और दोस्तों, ध्यान देना कि अगर आप लोग इस सभी क्रैश कोर्स को कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर आप लोग इस सभी क्रैश कोर्स को कर लेते हैं तो आप लोगों को बता दें कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके 100% गारंटी देते हैं कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र आप 2 महीने में इस 2 महीने में ही पढ़कर 400 प्लस नंबर लाएंगे। कितने? तो 400 प्लस नंबर लाएंगे। तो चलिए डियर्स, हम लोग आपका मस्त वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सबको एक बार अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जमकर शेयर कर देंगे। आपको क्लास के आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग केवल एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें जितने सारे एमसीक्यू कवर किए हैं हम इसमें इससे बाहर आपको प्रश्न ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो चलिए डियर्स, हम लोग आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास जो है हमारा क्या है? तो हिस्ट्री का है। किसका है? हिस्ट्री का जो है, इतिहास का हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कितने पढ़ेंगे? तो टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग करेंगे। टॉप 50 यानी 50 गो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसमें कलेक्ट किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ से परीक्षा में न आए, यहां से परीक्षा में न आए, ऐसा हो नहीं सकता है। यहां से परीक्षा में न आए, आपके एग्जाम बोर्ड में 2024 में देखने को ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, परीक्षा में 100% आने के प्रश्न की गारंटी है। ये परीक्षा में आपको 100% आने वाले प्रश्न हम लोग आज पढ़ेंगे। सारे प्रश्न जो है वो गेस किए हुए प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? गेस किए हुए प्रश्न है, जो आपको आगामी परीक्षा 2024 में 400 प्लस नंबर ला के देगा। इस प्रश्नों को सभी आप लोग हर हाल में याद कर लेंगे। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा इस सभी प्रश्न, तो आप लोग इसे प्लीज नोट करके इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को चालू करते हैं। आपके सामने जो पहला प्रश्न हमको देखने को मिल रहा है कि ताजमहल किसके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका जवाब पता होगा तो आपको 2 से 3 सेकंड मिलता है इसका जवाब कमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे, या फिर सोनी नदी के किनारे, या यहाँ पे सोन होगा, यमुना नदी के किनारे है, या फिर पुनपुन नदी के किनारे है। तो आपको बता, लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी, 1212 ईस्वी में हुई थी, 1220 या 1236 ईस्वी में हुई थी। तो आपको बताना है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो कौन सी सन में हुई थी। तो आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी हमारी 1206 ईस्वी में हुई थी। यानी हमारी जो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए हमारा है राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया है। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया? दोस्तों आपको बता दें कि सभी एक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं सभी के एग्जाम बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे, इसे छोड़िएगा नहीं, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो बताना है आपको शेरशाह सूरी जो है 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? अकबर को परास्त किया था, बाबर को परास्त किया था, हुमायूं या शाहजहां? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारा 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बिंबिसार, आपको बताना है कि बिंबिसार का संबंध जो है किससे है? बिंबिसार का संबंध जो है किस वंश से है? पूछ रहा है कि हर्यक वंश से है, या फिर शिशुनाग वंश है, मौर्य वंश से है, फिर नंद वंश से है। आपको बता दें दोस्तों जो बिंबिसार का संबंध है वो हर्यक वंश है। किससे है? हर्यक वंश है। यानी हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आप दोस्तों आपसे एक सवाल है कि आपको बताना है कि बिंदुसार का जो संबंध है वो किससे संबंध है? बिंदुसार का जो संबंध है आपको बताना है, बिंदुसार का संबंध है वो किससे संबंध है? हर्यक वंश से है, या शिशुनाग वंश से है, या फिर मौर्य वंश से? आप लोग इसका जवाब आपको पता होगा तो आप लोग इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग सामने है कि
तक्षशिला जो है किस राज्य में स्थित है? गांधार राज्य में है, मगध में है, अंग में है या अवंती में है? तो आपको बताना है दोस्तों कि तक्षशिला जो है किस राज्य में स्थित है। तो हम बता दें आपको कि गंधा जो तक्षशिला जो है वो क्या है, तो गांधार राज्य में स्थित है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, गांधार राज्य में स्थित है हमारा तक्षशिला, यानी ऑप्शन ए, पांच का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग सभी प्रश्नों को तेजी तेजी में करते चलेंगे क्योंकि हमको बहुत सारे प्रश्न को कलेक्ट करना है, हम लोगों के पास समय भी बहुत कम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बाबर के संस्कार क्या, बाबर के संस्करण का क्या नाम है? बाबर का संस्करण का बताना है आपको क्या नाम है? तुजू के बाबरी है या फिर तुजू के जहांगीर है या जफरनामा है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बाबर का जो संस्कार है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों बता दें कि जो बाबर का जो संस्कार है वो तुजू के जहांगीर, तुजू के बाबरी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तुजू के बाबरी से संबंधित है, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि संविधान सभा के, देखिए ध्यान दीजिएगा इस सब प्रश्नों को, संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? संविधान सभा में जो कुल कितने सदस्य जो है उसको प्रावधान है, 389 सीट का है या 385, 489 या 543? आपको बताना कि संविधान सभा में जो है कुल कितने सदस्यों की प्रावधानता होती है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि हमारा ऑप्शन ए जो दिया हुआ है 389, ऑप्शन ए में है 389, यही हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि हमारा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक है, ये प्रश्नों को आप लोग ध्यान में देते चलेंगे, छोटी छोटी प्रश्न आपको याद नहीं हो जाएंगे, मिस्टेक कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए 100%। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को 2 बार से 3 बार देखकर पूरा 100% याद कर ही लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको बताना कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या नेहरू को या अंबेडकर को या सरदार पटेल को? तो दोस्तों आपको बता दें कि संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, न कि अंबेडकर को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, न कि अंबेडकर को। ठीक है, आपको यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपके बोर्ड एग्जाम पिछले साल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 15 में, 19 में, 20 में भी पूछा गया है क्वेश्चन ये, इसलिए आप लोग ये सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, पटेल जी थे या फिर नेहरू जी थे या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो दोस्तों आपको बता दें जो हमारे जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, यानी हमारा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में करते चलेंगे, याद करते चलेंगे, अगर याद नहीं होगा तो आप लोग नोट करके याद कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो थी वो किस चीज की बनी थी आपको बताना है। सिरखड़ी की बनी थी, लोहा की बनी थी, तांबा की बनी थी या फिर कांसे की बनी थी? तो आपको बता दें जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर जो थी वो किस चीज की बनी थी? तो सिलखड़ी की बनी थी। हाँ, सिलखड़ी की बनी थी, यानी हमारा ऑप्शन ए है क्या हो जाएगा? राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ सभी दोस्तों सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलेंगे। यस, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है ये किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है या पंजाब में है या गुजरात में है या फिर महाराष्ट्र में? तो आपको बताना है कि बनावली जो है किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बता दें कि बनावली जो हमारा जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन ए जो हमारा इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बात और दोस्तों, इस सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्नों को आप लोग याद में कर लीजिए क्योंकि ये 3 प्रश्न आपको देखने को मिला है, लेकिन इससे आपको बहुत सारे प्रश्नों को तोड़ करके बना देगा, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इस सभी प्रश्नों को ध्यान कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, बोल रहा है कि बनावली, देखिए ये बनावली जो पूछ रहा है, बनावली जगह का नाम है, वो कहां पर स्थित है, कौन जगह पर स्थित है, ये सभी पॉइंट को इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किया है, यहाँ पे मार्क कर दिया है कि इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि बनावली जो है हमारा, बनावली कहाँ स्थित है? बनावली आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो आपको दोस्तों बता दें जो बनावली जो है हमारा हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बनावली हमारा कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है कि कालीबंगा, कालीबंगा आपसे पूछ रहा है कहाँ स्थित है। कालीबंगा आपको बताना है कालीबंगा कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कालीबंगा हमारा है राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगर वही आपसे पूछ लिया धौलावीरा कहां स्थित है, तो आपको बता दें धौलावीरा कहां है?
सर यहाँ पे देखिए धौलावीरा और लोथल दोनों पूछ रहा है, तो धौलावीरा कहे या लोथल कहे आपसे, तो कहाँ बताना है आपको, गुजरात में बताना है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। धौलावीरा या लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। बनावली कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, अरे गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। चलिए आप लोगों को ये सभी याद हो गया है, ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अगर याद नहीं हुआ होगा तो। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 2019 में आपको पूछा गया है, ठीक है, पाकिस्तान पूछ रहा, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान आपको बताना कि उसका प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जो कौन था। हमारे आपको बताना है कि हमारे देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। अगर आप लोगों को पता होगा इसका जवाब तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें आपको 12 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि पाकिस्तान के का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो आपको बता दें कि लियाकत अली था, या फिर मौलाना आजाद था, या इकबाल अहमद, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना था। तो दोस्तों आपको बता दें जो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था वो लियाकत अली था। कौन था, लियाकत अली था, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कौन था। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। देखिए दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में इसकी बहुत बारी प्रश्न को रिपीट किया गया है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में, इंटर बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी प्रश्न को रिपीट किया गया है, देख लीजिए आपको सामने है। तो आपको बताना है कि दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय ने, या ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद ने। तो दोस्तों आपको बता दें दिल्ली चलो का जो नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा, ठीक है। आई होप कि आप सबको याद हो गया होगा, ठीक है। आप सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे, आप लोगों के एग्जाम बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। पाकिस्तान का शब्द जो है वो किसने दिया था। देखिए 19, 20, 21 में पूछा हुआ प्रश्न हुआ। आपको बताना है कि पाकिस्तान जो शब्द है उसका शब्द किसने दिया था। पाकिस्तान एक शब्द है, उसका शब्द नाम किसने दिया था। आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है जिन्ना दिया हुआ है, इकबाल दिया हुआ है, लियाकत अली दिया हुआ है, और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, लियाकत अली। ऑप्शन डी में दिया चौधरी रहमत अली। तो आपको बताना है कि पाकिस्तान का शब्द जो है वो किसने दिया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑप्शन हमारा जो डी दिख रहा है, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी यानी चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो थे पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था, किसने दिया था, चौधरी रहमत अली। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। WC बनर्जी थे, या एनी बेसेंट थे, या दादा भाई नौरोजी थे, या इनमें से कोई नहीं थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो हमारे WC बनर्जी थे। कौन थे, WC बनर्जी थे, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था। आपसे आप पूछ रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात जो था वो नहीं था, पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोना, चांदी, लोहा, या फिर तांबा। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु घाटी निवासी जो थे वो लोहा को ज्ञात नहीं था। उनको किस चीज का ज्ञात नहीं था, तो लोहा का ज्ञात नहीं था। किसको, तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का पूछेगा ज्ञात नहीं था, तो लोहा का ज्ञात नहीं था। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि अगला प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है कि अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कब किया था। अंग्रेज जो थे वो बंगाल का जो विभाजन जो किए थे वो कब किए थे। ऑप्शन ए हमें हमारा दिया हुआ है 1605, 1610, 1612 या 1620। तो 1920, सॉरी ऑप्शन ए में है 1920, 1905, 1910, 1912, 1920। तो दोस्तों आपको बता दें अंग्रेज ने बंगाल का जो विभाजन किया था वो हमारा ऑप्शन ए यानी 1905 में अलग किया था। अंग्रेज जो थे बंगाल का विभाजन किया था, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी, देखिए अगला प्रश्न हमारा कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए में दिया हुआ है चित्तरंजन दास। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा चित्तरंजन दास जो थे स्वराज पार्टी का गठन किया था, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि पटना कॉलेज, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि पटना कॉलेज, पटना बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था। यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, जो पटना बिल्डिंग जो था किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था। एक यूरोप कंपनी जो था पटना बिल्डिंग में अपना पहला गोदाम जो खोला था वो कौन गोदाम खोला था। यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम कौन खोला था। डच खोला था, फ्रेंच खोला था, पुर्तगाली खोला था, या अंग्रेज खोला था। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, पटना बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था। यूरोपीय जो कंपनी था पटना बिल्डिंग में पहला गोदाम कौन सा खोला था, डच खोला था, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 20 है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? हाँ जानते हैं, आप सभी को याद होगा, इसका जवाब तो जरूर याद होगा आप सभी को। अगर आपको पता होगा पहले से तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो कौन था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वास्को डिगामा, बी में कोलंबस, सी में समुद्रगुप्त और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दीजिए भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो हमारा वास्को डिगामा था, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या पूछ रहा है कि छमेंद्र की रचना कौन सी है। छमेंद्र की जो रचना है वो कौन सी है, बृहद कथा की मंजूरी है, कथा सहित सागर है, या मुद्राक्षस है, या अर्थशास्त्र। तो दोस्तों आपको बता दें कि छमेंद्र की जो रचना है वो बृहद कथा मंजूरी है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। छमेंद्र की रचना कौन सी है, तो बृहद कथा मंजूरी है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि इंडिका किसकी रचना है। इंडिका जो है वो किसकी रचना है, मेगास्तीनिज का, चाणक्य का, कालिदास का, या फिर हर्षवर्धन का। दोस्तों आपको बता दें जो इंडिका जो हमारा रचना है वो मेगास्तीनिज का है। किसका रचना है, मेगास्तीनिज का रचना है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि गुप्त काल में हस्ती से सेना का प्रधान को क्या कहते हैं। गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है महापिलुपति, ऑप्शन बी है महाबलाधिकृत, ऑप्शन सी में दिया हुआ महास्वपति, ऑप्शन डी में दिया हुआ महासंधि विग्रहिक। तो दोस्तों आपको बता दें कि गुप्त काल में जो हस्ती सेना का प्रधान जो थे वो कौन थे, तो महापिलुपति थे, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, 24 नंबर प्रश्न है कि पांच पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। पांच पांडवों में सबसे बड़ा कौन था दोस्तों, तो आपको बता रहा है कि पांच पांडव जो थे उसमें सबसे बड़ा कौन थे। अगर आप लोग महाभारत देखे हुए होंगे तो आप सभी को जरूर पता होगा कि पांच पांडवों में सबसे बड़ा कौन थे, ठीक है। पांच पांडव मतलब 5 भाई थे, उसी को पांच पांडव कहा गया, ठीक है। ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ अर्जुन, भीम, नकुल, युधिष्ठिर। तो दोस्तों आपको बता दें कि पांच पांडवों में जो सबसे बड़ा जो थे वो युधिष्ठिर थे, यानी ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग को अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि 1857 का विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा गया। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही जो है किसे कहा जाता है, मंगल पांडे को, या फिर कुंवर सिंह को, या फिर नाना साहब को, या फिर लक्ष्मीबाई को। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1857 का विद्रोह का जो पहला सिपाही कहा जाता है वो मंगल पांडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मंगल पांडे को कहा जाता है 1857 का विद्रोह का पहला सिपाही जो, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा 26 नंबर क्या पूछ रहा है कि कानपुर, देखिए कानपुर, ये प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। कानपुर क्या पूछ रहा है कि कानपुर में विद्रोह का नेता कौन थे। कानपुर में विद्रोह का नेता कौन थे, नाना साहब थे, मंगल पांडे थे, कुंवर सिंह थे, या फिर लक्ष्मीबाई थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर में विद्रोह का नेता जो थे वो हमारे नाना साहब जी थे। कौन थे, नाना साहब थे, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या हमसे क्या पूछ रहा है, 27 पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का आपको बताना है कि जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बता रहे हैं आपको कि महावीर जो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो थे जोड़े थे, कौन सा सिद्धांत जोड़े थे, अहिंसा जोड़े थे, या फिर ब्रह्मचर्य जोड़े थे, सत्य जोड़े थे, या अपरिग्रह जोड़े थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि महावीर जो पार्श्वनाथ में नया सिद्धांत जोड़े थे वो हमारा क्या था, तो ब्रह्मचर्य था, यानी ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि आर्यो, देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि आर्यो की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आपको बता रहा है कि आर्यो की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि आर्यो की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। तो आपको बता दें दोस्तों कि आर्यो की जो सभ्यता मानी जाती नाम से जानी जाती है वो हमारी कौन नाम से जानी जाती है, वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। कौन सभ्यता, आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, वैदिक सभ्यता से नाम से जानी जाती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि आपके सामने ऑप्शन 4 दिया हुआ है कि विलियम जोन्स, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, या कॉर्नवालिस। तो दोस्तों आपको बता दें जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था वो विलियम जोन्स, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, 31 नंबर प्रश्न है कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, किस अंग्रेज को बंगाल का क्या कहा जाता है, टाइगर कहा जाता है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लॉर्ड ब्लेसली, या कॉर्नवालिस, या डलहौजी, या फिर लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों आपको बता दें हम कि अंग्रेज जो था, अंग्रेज को
या टाइगर जो कहा जाता था, लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजी जो था उसे बंगाल का टाइगर कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली जो अंग्रेजी था उसे बंगाल का टाइगर कहा जाता था। यानी हमारा ऑप्शन क्या, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न 32 नंबर पूछ रहा है कि सेल्यूकस, देखिए सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था। आपको बता रहा है कि सेल्यूकस जो था अपनी बेटी का विवाह, पुत्री का विवाह किससे किया था, कौन से राजा थे उससे विवाह किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से या फिर अशोक से या बिंबिसार से या कनिष्क से। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेल्यूकस जो थे अपनी पुत्री का विवाह किए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य राजा से किए थे। कौन से राजा से किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य से किए थे। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य से किए थे सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह। चलिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। आपको बताना है कि हम्पी नगर जो है किस राज्य से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार आपके एग्जाम बोर्ड में पूछा गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि हम्पी नगर जो था किस साम्राज्य से संबंधित था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है विजयनगर साम्राज्य। तो जो हम्पी जो था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। यानी ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रथम जैन संगीति, देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था। तो आपको बता दें कि प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाए, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि स्तूप, देखिए स्तूप किस धर्म से संबंधित है। स्तूप बताना है कि किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें स्तूप जो हमारा था ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रह्म धर्म, शैव धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। तो दोस्तों आपको बता दें स्तूप जो हमारा संबंध था वो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन ए में डी में दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म से संबंधित था कौन, तो स्तूप था हमारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है। सूत पीटक आपको बता रहा है कि किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें जो सूत धर्म जो था हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता आपको बता रहा है किस देश का निवासी था। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम इंटर में बहुत बारी प्रश्न क्या किया है, पूछा गया है, रिपीट किया गया, ठीक है। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते चलेंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि इब्न बतूता जो था वो किस देश का निवासी था, मोरक्को का था या फिर फ्रांस का था या पुर्तगाल का था या फिर जर्मनी का था। तो आपको बता दें इब्न बतूता जो थे हमारा मोरक्को का था। कहाँ का था, मोरक्को का। यानी मोरक्को का कौन था, इब्न बतूता। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था, ठीक है। आप होप कि आप लोग सभी प्रश्नों को याद करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हम लोगों के सामने, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। यानी मृत्यु अवस्था में जब औरंगजेब का काफी उम्र हो गया था, जब उसकी स्थिति काफी गंभीर हो गई थी, मतलब समझे बोले एक तरफ से बोले तो उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, मतलब मृत्यु की अवस्था में वो जा चुका था, उसकी बुढ़ापा आ गई थी, ठीक है। पूछ रहा है कि औरंगजेब ने अपनी अंतिम जीवन का भाग कहाँ बिताया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि दक्षिण भारत में या उत्तरी भारत में या पूर्वी भारत में या फिर पश्चिमी भारत में। आपको बता रहा है कि औरंगजेब जो था अपने अंतिम जीवन का कहाँ भाग बिताया था, दक्षिण भारत में बिताया था, दक्षिणी भारत में बिताया था या फिर उत्तरी भारत में बिताया था या फिर पूर्वी भारत में बिताया था या फिर पश्चिमी भारत में बिताया था। तो आपको बता दें दोस्तों जो औरंगजेब था अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दक्षिण भारत। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दक्षिण भारत में कौन बिताया था, औरंगजेब अपनी जीवन का अंतिम भाग बिताया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। आपको बता रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक जो था वो कौन था। ऑप्शन ए में है अकबर, बाबर, बलबन, शेरशाह सूरी। तो दोस्तों आपको बता दें कि कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है। कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है, अमुक्तमाल्यादा है, देवी चंद्रगुप्त है, बुद्धराक्षस है, कुमार संभव है। आपको सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कृष्णदेव राय की रचना जो है कौन सी था। दोस्तों आपको बता दें कि कृष्णदेव राय की जो रचना है अमुक्त माल्यादा है, अमुक्त माल्यादा है। यानी हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछ रहा है कि गोपुरों का संबंध है। गोपुरों का आपको बता रहा है कि किससे संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें कि गोपुरों का संबंध जो है हमारा मंदिर से है। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यापार से नहीं है, गाय से नहीं है, मंदिर से। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि अगला प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। आपको बताना है कि विजयनगर का जो महानतम शासक था वो कौन था। कृष्णदेव राय था, सदाशिव था, देवराय था या चंद्रगुप्त राय था। तो आपको बता दें कि विजयनगर का जो महानतम शासक था वो हमारा कृष्णदेव राय था। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय आपको बता रहा है कि किसका धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, सिख। तो दोस्तों आपको बता दें कि अंगुत्तर निकाय जो था वो धर्म था वो बौद्ध धर्म से ग्रंथ था। कौन था, बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। कौन धर्म का ग्रंथ था,
बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति का आरंभ हुई थी। 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। आपको बता रहे कि 1857 जो क्रांति आरंभ हुई थी किस डेट की हुई थी, किस दिनांक को हुई थी? 10 मई को हुई थी, 13 मई को हुई थी, 18 मई को हुई थी या फिर 26 मई को हुई थी? तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारी जो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी वो 10 मई को हुई थी। कितने को हुई थी? 10 मई को हुई थी। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर हम प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1857 को गदर को किसने क्रांति कहा है? 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? तो आपको दोस्तों बता दें कि कार्ल मार्कस जो थे वो 1857 के गदर को क्रांति कहा है। किसने कहा है? कि कार्ल मार्कस ने कहा है 1857 को गदर को क्रांति कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न संख्या 46 है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके आगामी एग्जाम के लिए। संथाल का विद्रोह आपको बता रहा है कि किस वर्ष हुआ था? 1885 में हुआ था या फिर 1862 में होता, या 1870 में होता, 1885 में हुआ था। ठीक है, आपको बता रहा है कि 1855, 1862, 1870, 1885 में हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1855। 1855 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी संथाल का जो विद्रोह हुआ था 1855 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47 हमसे पूछ रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? आपको बता रहा है कि पुर्तगाली जो थे वो गोवा पर कब अधिकार किए थे? तो दोस्तों आपको बता रहा है कि पुर्तगाली जो थे वो गोवा पर कब अधिकार किए थे? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1510, 1520, 1522 या 1600 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको बता दें जो पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था वो 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। कौन? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 ईस्वी में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में थी। इसे साथ में आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हुआ है? हमारा 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अकबर देर इलाई। देखिए आप ये नहीं रहेगा, क्या पूछ रहा है? ये नहीं रहेगा, इसको बिटा देते हैं हम। ठीक है, अकबर पूछ रहा है अकबर दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो आपको बता दें अकबर दीन ए इलाही जो शुरू किया था 1582 में किया था। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी में शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? 49 प्रश्न है हमारे हम लोग के सामने। आपके स्क्रिप्ट है कि किस शिलालेख में अशोक के कालिक विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कालिक विजय का उल्लेख है? प्रथम है, सप्तम है, दसम है या फिर 13वां है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो अशोक का कालिक विजय के बारे में लिखा गया है, उल्लेख किया गया है, तो 13वां में। किसमें? 13वां। यानी ऑप्शन हमारा 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से क्या पूछेगा? महाभारत किसने लिखा था? दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है, इसे भी याद कर लीजिएगा। आप लोग पूछ रहा है कि क्या आपके, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, बहुत बारी पूछा गया। देख लीजिए आपके सामने 13 में पूछा गया, 16 में, फिर 20 में, फिर 21 में पूछा गया। ठीक है, आप लोग इसे भी याद करते चलिएगा। ठीक है, क्या है कि महाभारत किसने लिखा था? आपसे पूछ रहा है कि महाभारत जो थे वो किसने लिखा था? मनु ने लिखा था या फिर वाल्मीकि ने या फिर वेद व्यास ने, फिर कौटिल्य ने? तो दोस्तों आपको बता दें कि मनु ने महाभारत नहीं लिखा था, वाल्मीकि ने भी नहीं लिखा था, वेद व्यास ने। यानी हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन सी यानी वेद व्यास द्वारा। अगर पूछे आपसे रामायण किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामायण आपको बता दें कि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य के द्वारा। इससे भी आप लोग साथ में याद करते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। आज पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़े हैं। इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट थे। आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। एक और बात की दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक सुंदर सा कमेंट छोड़ जाएंगे हम लोग हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर। आप अपना ध्यान रखते चलिएगा और पढ़ाई करते चलिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते